हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब इस जो पार्ट है, ये वाला वीडियो का पार्ट है, उस वाले वीडियो में अब हमको करना क्या है, हमको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है इक्वेशन में, और इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या लाना है, उसके कॉस्ट, जब जो भी हमारे पास इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसका सॉल्यूशन आएगा, उसको निकालना है, ठीक है। तो देखो, जनरली अगर देखा जाए तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर जो भी देखना चाहता है कि अगर जैसे कि वीडियो को सॉल्व कर, जैसे कि इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता है जिसको, ठीक है, तो पहले पिछले वाले वीडियो को देखो, इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देखो, जिससे क्या होगा कि आपको वीडियो को जो भी हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना, उस इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखो, इस वीडियो में हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करना तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो भी हमको दिया होगा उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको क्या करना है, पहले इक्वेशन बनाना है, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में इक्वेशन गिवन था हमारे पास, इस वाले वीडियो में इक्वेशन गिवन नहीं है। ये जो भी हमारे पास क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, उसमें इक्वेशन गिवन नहीं है। अब इक्वेशन गिवन नहीं है तो पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बना के उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14, एक्सरसाइज 3.5 का। अगर हम इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल नंबर 14 क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि फ्रॉम द बस स्टैंड। अब देखो, एक बस स्टैंड है, कहीं भी एक हमारे पास क्या है, ये एक बस स्टैंड है, ठीक है। अब इस बस स्टैंड से हमारे पास यहाँ से बस स्टैंड है, यहाँ पे कोई पोजीशन है उसका बस स्टैंड का। अब बस स्टैंड से देखो, बेंगलोर में एक बस स्टैंड है। अब बस स्टैंड से कह रहा है कि एक जगह है यहाँ पे मल्लेश्वरम, और दूसरा जगह है हमारे पास, दूसरी जगह कह रहा है यशवंतपुर, ठीक है। यहाँ पे है मल्लेश्वर, जिसको हम M से डिनोट कर रहे हैं, और यशवंतपुर को हम Y से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन अ बेंगलोर। अब बेंगलोर के किसी बस स्टैंड से हमसे कह रहा है कि अगर इफ वी बाय 2 टिकट टू मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट टू यशवंतपुर। अब देखो, इस फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 2 टिकट्स का क्या कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, किसके लिए, मल्लेश्वरम के लिए। तो 2 मल्लेश्वरम के लिए हमारे पास टिकट है, और प्लस हमारे पास क्या है कि 3 यशवंतपुर के लिए, 3 यशवंतपुर है ना, हाँ 3 यशवंतपुर का टिकट है, ठीक है, हम खरीद रहे हैं। तो टोटल जो कॉस्ट हमको पे करना पड़ रहा है, वो पे करना पड़ रहा है हमको कितना, 46 रुपीज़, ठीक है, हमको 46 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि बट इफ़ वी बाय 3 टिकट्स फ्रॉम मल्लेश्वरम। देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 टिकट मल्लेश्वरम का खरीद रहा है, और उसके बाद 5 टिकट फ्रॉम यशवंतपुर। अब हमारे पास 5 टिकट फ्रॉम यशवंतपुर का खरीद रहा है, तो हमको उसको पे कितना करना पड़ रहा है हमें, 74 रुपीज़, हाँ 74 रुपीज़, ये 74 रुपीज़, ठीक है। अब 74 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। अब देखो, यहाँ पे Y और M का मतलब ये नहीं है कि उसका फेयर हमको ले कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको लेट करना पड़ेगा कि ये जगह का नाम था हमारे पास, इसलिए हमने कंडीशन में जगह का नाम रखा, क्योंकि हमको जगह के लिए फेयर देखना पड़ेगा कि बस स्टैंड से हमारे पास मल्लेश्वरम का या फिर यशवंतपुर का जो भी हमारे पास फेयर है, वो एक बार जाने का कितना पड़ेगा, एक टिकट का कितना पड़ेगा। तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक टिकट का, मान लो कि अगर हमारे पास 20 रुपये है, तो दो टिकट का कितना लगेगा, 20 इंटू 2, वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो हमको लेट करना है, और उससे लेट करके हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, इक्वेशन पहले बनाते हैं, ठीक है। देखो, ये कंडीशन हमको हमारे पास अभी रहेगा, क्योंकि इसी कंडीशन से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, तुम लोग भी जो भी सॉल्व कर रहे हो वो यही करो कि पहले एक रफ में हमारे पास कंडीशन की क्या करो, रफ में कंडीशन बना लो कि कंडीशन हमको कह क्या रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर है कितना, 14, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि 2 टिकट्स फ्रॉम मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स फ्रॉम यशवंतपुर। तो पहले हमको मल्लेश्वरम का फेयर और यशवंतपुर का फेयर हमको लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट फ्रॉम बस स्टैंड, लेट फ्रॉम बस स्टैंड। अब बस स्टैंड से कहाँ था, फेयर ऑफ, हमारे पास फेयर ऑफ यशवंत या फिर मल्लेश्वरम इज इक्वल टू X रुपीज़, ठीक है। हमने क्या किया, मल्लेश्वरम का फेयर हमने ले लिया कितना रुपीज़, X रुपीज़ का। तो फिर यशवंतपुर का तो हमको लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट फ्रॉम बस स्टैंड, हमारे पास फेयर ऑफ यशवंतपुर, एक सेकेंड,
यशवंतपुर इज इक्वल टू वाई रुपीज़। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स रुपीज़ ले लिया किसके लिए, मल्लेश्वरम के लिए, और वाई रुपीज़ ले लिया किसके लिए, यशवंतपुर के लिए। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 अगर हम चले हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अब कंडीशन 1 से हमारे पास क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब देखो अब सिर्फ अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसलिए लिखेंगे, कंडीशन 1 भी उसी में करेंगे, कंडीशन 2 भी यहीं पे करेंगे। अब कंडीशन 1 अलग करें, कंडीशन 2 करें अलग करें तो हमारे पास वो दिक्कत होता है। ठीक है, तो देखो अब हमसे कह रहा है कि 2 टिकट्स हमने खरीदा मल्लेश्वरम के लिए। तो देखो 2 टिकट्स और टोटल फेयर अगर हमको निकालना पड़ेगा 2 टिकट्स का, तो मान लो कि एक टिकट का फेयर है x रुपीज़, तो 2 टिकट्स का कितना हो जाएगा, 2x रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब यशवंतपुर का एक टिकट का हमारे पास फेयर है y रुपीज़, और हमारे पास कितने टिकट खरीद रहा है, 3 टिकट्स खरीद रहे हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3y रुपीज़। ठीक है, हमारे पास इक्वल टू हमारे को कितना पे करना पड़ रहा है, हमको 46 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन पे चलो। तो सेकंड कंडीशन के लिए कह रहा है कि 3 टिकट्स खरीद रहा है किसके लिए, मल्लेश्वरम के लिए। तो मल्लेश्वरम के लिए अगर हमारे पास एक टिकट का है कितना रुपीज़, x रुपीज़ दाम, तो हमारे पास 3 टिकट्स के लिए कितना निकल जाएगा, 3x रुपीज़। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास क्या निकला, 5 टिकट्स है तो यहाँ पे 5y रुपीज़, और हमको टोटल पे करना पड़ रहा है 74। ठीक है, अब देखो अब इसी कंडीशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, अब ये हमारे पास इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको हटा दो। इसी से हमारा क्या आया, हमने इक्वेशन बना लिया। अब हमारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग किससे करेंगे हम, तो जो जनरल फॉर्म है उसी से तो हम कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म हमारा क्या कहता है, a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जरा इससे कंपेयर करो, देखो तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो देखो a1 की जगह हमारे पास क्या है, तो a1 की वैल्यू, देखो ऐसे बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट यहाँ पे अब इसकी वैल्यू रखने लगते हैं, तो ये गलती मत करना। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में कभी भी दिक्कत होगा ही होगा। ठीक, तो ये बात याद रखना कि ऐसे अगर कर लोगे कि a1 b1 c1 और हमारे पास a2 b2 c2 की वैल्यू अगर लिख लो तो तुमको एग्जैक्ट पता चल जाए कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, कि यहाँ पे a1 की जगह हमको क्या रखना है, b1 की जगह क्या रखना है, c1 की जगह क्या रखना है, a2 की जगह क्या रखना है। ऐसे करके हमको बाकी b2 और c2 की वैल्यू भी हमको पता चल जाएगी कि उसकी जगह क्या रखना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास a1 इज इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे 2, सेम b1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया 3, c1 इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ गलती बच्चे करेंगे, क्या करेंगे कि देखो हमने क्या किया, यहाँ पे c1 इधर है ना, हमारे पास इक्वल टू के इस साइड है तो हमारे पास प्लस में है। अब देखो 46 को अगर तुम इस साइड लेकर आओगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये माइनस का 46 इज इक्वल टू 0 पड़ेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 74 इज इक्वल टू 0 पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास c1 की वैल्यू कितना निकल गया, हमारे पास c1 की वैल्यू निकल गया माइनस का 46। ठीक है, अब a2 की वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास 3, b2 की वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास 5 एंड c2 की वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास माइनस का 74। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अब इसको हमें करना क्या है, अब हमको करना क्या है, तो हमको इसको रखना है फॉर्मूले पे। और फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तीन तरह के फॉर्मूले बताए थे। कैसे कि a1 b1 की अलग अलग वैल्यू रख लो और दोनों देखो, जैसे कि हमने क्या कहा था x, और यहाँ पे हमारे पास क्या था b1, यहाँ पे b2 c1 c2, और यहाँ पे था y, और यहाँ पे था a1 a2, और यहाँ पे था 1 b1 b2, ऐसे करके था ना हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया था। अब चाहो तो तुम ऐसे वैल्यू रखो, अगर नहीं तो हम क्या बताए थे, एक जगह एक और बताया था हमने कंडीशन, कैसे कि x अपॉन हमारे पास क्या था b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन हमारे पास क्या था यहाँ पे c1 a2 माइनस c2 a1, और हमारे पास कांस्टेंट वाली वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट वाली वैल्यू थी 1 अपॉन हमारे पास क्या हो गया था, देखो ये हो गया था हमारे पास a1 b2 और यहाँ पे a2 b1, हमारे पास ये वाला कंडीशन हो गया था। अब इसी कंडीशन को हमको क्या करना है, रख देना है किसी पे भी। और हमने एक के बाद एक और कंडीशन बताया था, क्या बताया था, इसको इससे कंपेयर कर दो, इससे और इसको कंपेयर करके हमने x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल दी थी। ठीक है, तो हमको करना क्या है, देखो सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो होता है करने का वो होता है इस वाले पे वैल्यू रखो, इस वाले पे। ठीक है, क्योंकि अगर इसके बाद कैलकुलेशन पे डायरेक्ट रखोगे ना, अगर इसके कंपेयर करके, तो वो यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा, मतलब खिचड़ी पक जाएगी। और खिचड़ी पकने पे क्या होता है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्लस माइनस में हमारा गलती हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ ध्यान नहीं देना है, हमको करना क्या है, हमको इस वाले कंडीशन पे रख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू हमारे पास y अपॉन हमारे पास क्या था, हमारे पास y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1
इज इक्वल टू 1 अपॉन हमारे पास क्या था A1 B2 माइनस A2 B1, हमारे पास ये कंडीशन थे। ठीक है, अब इसी पे सबकी वैल्यू रख देना। ठीक है, इसके बाद अब हमको कुछ भी नहीं करना ज़्यादा कुछ, अब सिर्फ वैल्यू रखना है और मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर लेकर आ जाना, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वैल्यू रखो जरा, x को वैल्यू x की जगह रखने दो। ठीक है, अब B1 की वैल्यू देखो जरा कहाँ पे है 3, तो हमारे पास B1 इज इक्वल टू है 3 और मल्टीप्लाई बाई C2 कितना है, C2 हमारे पास देखो यहाँ पे माइनस का 74 एक साथ रहने दो और माइनस का हमारे पास क्या आएगा, देखो B2 हमारे पास कितना है 5 इंटू C1 कितना है हमारे पास माइनस का 46 हो गया हमारे पास, देखो ये वाला। अब इज इक्वल टू y अपॉन, अब C1 की वैल्यू, C1 हमारे पास कितना है माइनस का 46 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना हो जाएगा A2 हमारे पास कितना है 3। ठीक है, और माइनस हमारे पास फिर से देखो यहाँ पे C2 कितना है माइनस का 74 और मल्टीप्लाई बाई A1 कितना है हमारे पास 2 हो गया। अब सिंपल सा वैसे ही हमको रखना है सिर्फ 1 की वैल्यू, तो 1 के नीचे हमको क्या करना है A1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 इंटू, अब B2 कितना है हमारे पास देखो 5 माइनस हमारे पास देखो उसके बाद क्या है A1 हमारे सॉरी A2 कितना है हमारे पास 3 इंटू B1 कितना है हमारे पास 3, ये वाला। अब सिंपल सा इसको हमको करना क्या है, कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x का x ऐसे ही रह जाएगा और हमको अब बस इसको कैलकुलेट कर देना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी ओवर हमारे पास हो जाएगा 1 21 और ये हो जाएगा 22 माइनस का 222 और अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस और इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 5 जा 30 कैरी ओवर हो गया 3, तो हमारे पास ये हो जाएगा 20 5 4 जा 20 और 3 23। ठीक है, 230 आ गया ये। ठीक है, अब इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू देखो तो y अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 का 8 कैरी ओवर हो गया 1 और हमारे पास हो जाएगा 4 3 जा 12 और 1 138 और यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस और माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 74 2 जा 148, ये हो गया। अब इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो 5 2 जा ये हो गया हमारे पास कितना 5 2 जा 10 और माइनस का 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से हमारे पास ये जगह हम कैरी कर लेते हैं, अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, जगह बचा हुआ है तो। ठीक है, अब देखो इसको जब डिवाइड करो तो हमारे पास माइनस प्लस करोगे तो x अपॉन, अब x अपॉन हमारे पास बचेगा क्या 230 में से 222 माइनस हो गया तो हमारे पास बचा क्या 8 बचा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो y पे है, यहाँ पे देखो 148 में से 138 माइनस हो गया तो y अपॉन 138 में से 148 में से 138 माइनस होगा तो 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ बचा क्या 1/1। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अब हमको करना क्या है, सिंपल सा हम क्या करते हैं एक बार इसको इससे कंपेयर करते हैं ना, इसको एक बार इसको कंपेयर करते हैं तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x/8 इज इक्वल टू 1/1, मतलब x इज इक्वल टू कितना निकल गया 8। पहला आंसर हमारे पास यहाँ निकल गया। ठीक है, अब ये डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ये नहीं निकला, x की वैल्यू निकला, बताऊंगा इसका आंसर लिखना कैसे। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे सिंपल सा, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो तो हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जरा y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/1, मतलब हमारे पास y इज इक्वल टू कितना निकल गया 10। अब देखो हैंस जो हमारे पास फेयर निकला है वो कितना निकला है, यस देखो मल्लेश्वरम के लिए निकला है x रुपीज़, मतलब पर किलोमीटर का कितना रेट है हमारे पास देखो 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा हैंस द फेयर ऑफ मल्लेश्वरम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हमारे पास 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, और हमारे पास क्या निकल जाएगा फिर दूसरे वाले के लिए देखो तो एंड फेयर ऑफ किसके लिए, यशवंतपुर इज इक्वल टू हमारे पास y है और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकला है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, हमारे पास ये निकल गया। ठीक है, अब देखो
हमारे पास पर किलोमीटर के हिसाब से हमारे पास दोनों का निकल गया। अब देखो इसका दोनों निकल गया। देखो हमारे पास क्या दोनों वेरिएबल का था, हमसे क्या कह रहा था कि फेयर निकालना है किसके लिए, यशवंतपुर के लिए और मल्लेश्वरम के लिए। तो मल्लेश्वरम के लिए भी निकल गया, यशवंतपुर के लिए भी निकल गया, हमारा फाइनल आंसर निकल गया। तो ऐसे ही करके हमको एक एक स्टेप करके क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इधर उधर खिचड़ी नहीं पकानी है, जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप करके बताया हूँ वैसे ही एक एक स्टेप आपको सॉल्व करना है। तो इससे हमारे पास करना क्या है, सिंपल सा। देखो करना क्या, सबसे पहले तुमको पढ़ना है क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। तो जब दो इक्वेशंस बन गया तो दोनों इक्वेशन को हमको करना क्या है, जो जनरल फॉर्म होता है हमारा किसी भी इक्वेशन का, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है उस इक्वेशन से हमको क्या कंपेयर करना है इसमें। और हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाल लेनी है। और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू अगर ना भी निकालना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ना लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम लोग अगर डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि अगर उतना शार्प माइंड है तो तुम लोग यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यू रखो और पुट करके उसका आंसर निकालो। तो ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। देखो ये थोड़ा लंबा खींचा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि पॉइंट वाइज हमको समझाना था। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि छोटा लेकर चलें और शॉर्ट में उसको लेकर समझा दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 15 पे।